अनपढ़ हूँ, पर थोड़ा बहुत हिसाब किताब उंगलियों पर जोड़ लेता हूँ। और रामू दूसरी पास। हम दोनों दोस्त थे, लेकिन वैसे दोस्त नहीं जैसे अक्सर लोगों की दोस्त होते हैं। हमारी दोस्ती एक मिसाल थी। आसपास के गांव में हमारी दोस्ती की अक्सर चर्चा होती रहती थी। हम दोनों बनिए का काम करते थे। आसपास के गांवों में थोड़ा थोड़ा अनाज खरीद कर इकट्ठा करते और फिर बैलगाड़ी से शहर में बेच आते। धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। हम दोनों ने शहर में एक एक मकान और गांव में ज़मीन खरीद ली और एक ट्रैक्टर भी खरीदा ताकि अनाज शहर ले जाने में आसानी हो। आसपास के गांवों में अच्छी पहचान थी। लोग हम दोनों की बहुत इज्जत करते थे। फिर एक ऐसी मनहूस रात आई और यहीं से शुरू होती है आज की कहानी। सूरज ढल रहा था। रात का अंधेरा गांव को अपने आगोश में ले रहा था। मैं और रामू दिन का सारा काम निपटाकर उस दिन जल्दी घर आ गए, क्योंकि पड़ोस के गांव में नंदू की बिटिया की शादी थी और उस शादी में हमें भी शामिल होना था। हमने अपनी फिटफिटिया बाइक निकाली जो हम दोनों ने सेकेंड हैंड खरीदा था और करीब 9 बजे के आसपास हम वहां पहुंच गए। बारात दूर दराज के गांव से आनी थी, तो बारात थोड़ा देर से आई। बारात आई, बारातियों का स्वागत किया गया, शादी हुई, खाना पानी हुआ। फिर जब हम दोनों लोग वहां से निकले तो रात के करीब 2 बज चुके थे। जनवरी का महीना था। शरीर को जमा देने वाली ठंड, ऊपर से इतना घना कोहरा। लेकिन मुझे आज तक पता ही नहीं चला हमारी फिटफिटिया किस चीज़ से टकराई है। कोई आदमी, जानवर या फिर कुछ और, कुछ भी हो, लेकिन ज़िंदगी में एक नई मोड़ आ गई। और कहानी में भी रामू की वहीं पर मौत हो गई और मेरे बचने का कोई सहारा नहीं था। लेकिन मैं बच गया, क्योंकि ज़िंदगी को हमारे साथ और भी खेल खेलना था। रामू का अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद अस्थियों को एक मिट्टी के घड़े में भरकर आम के पेड़ के नीचे गाड़ दिया गया। जब कभी रामू का बेटा हरिद्वार जाएगा, तब वह अपने पिता की अस्थियों को विसर्जन कर देगा। गांव में ज़्यादातर यही होता है। रामू की 13वीं तक सब ठीक था। 13वीं की रात जब मैं सो रहा था, तब मुझे एक सपना आया। मैं और रामू, पड़ोस के गांव में शादी है, हम दोनों वहां गए हैं। खाना खाया, व्यवहार किया और फिर घर के लिए निकले। रास्ते में एक भयानक एक्सीडेंट और रामू की वहीं पर मौत हो गई और हमारा बचने का कोई सहारा नहीं था। लेकिन जब हमारी आंखें खुली, हमारा शरीर पसीने से भीगा था। दिल ऐसे धड़क रहा था, उसकी आवाज़ हमें साफ साफ सुनाई दे रही थी। हाथ पैर कांप रहे थे। मुझे नहीं पता था हमारे साथ आगे क्या होगा। अब हर एक रात को मुझे यही सपना आने लगा। कभी शादी, कभी गौना, कभी मुंडन। हर जगह पर जाना, खाना पानी करना और निकल लेना। रास्ते में वही भयानक एक्सीडेंट। यह सपना हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। हमें हमेशा लगता रामू हमारे आसपास ही रहता है। हमें कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। हमने गांव के बड़े बुजुर्गों से इस बारे में बात की। तब हमको पता चला रामू की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। गांव के लोगों ने बताया रामू की अस्थियों को अभी विसर्जन नहीं किया गया है। जितनी जल्दी हो सके रामू की अस्थियों को गंगा में विसर्जन कर दो, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। हमने रामू के बेटे और उसकी पत्नी से इस बारे में बात किया। उनको सारी बात बताई। उनके भी समझ में आ गया। उन्होंने हाँ कर दी। लेकिन जो आखिरी रात हमारे साथ हुआ, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। रात के करीब 12 सवा 12 का टाइम होगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बस आंखें बंद किए
इधर उधर करवटें बदल रहा था। तभी मुझे लगा मुझे कोई धीमी आवाज़ में जगा रहा है। मैंने आंखें खोली तो हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। हमारे सामने रामू था, जो देखने में बिल्कुल डरावना नहीं था। जैसा पहले था वैसा अब था। उसने हमसे कहा, डरना मत, मैं तुम्हें यहाँ डराने नहीं आया, बस आखिरी बार तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ। मैंने कहा, चलो आज कहाँ चलना है? उसने कहा, नहीं, आज कहीं नहीं जाना, आज हम तुम्हारे घर ही खाना खाएंगे। घर के सारे लोग सो रहे थे और हम दोनों खिचड़ी बना रहे थे। खिचड़ी बनाया खाया, तभी रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भैया मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन अगर हमारी अस्थियाँ गंगा में विसर्जन हो गई तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। हमारे दिल में डर नहीं बल्कि आंखों में आंसू थे। मैंने उसे बहुत समझाया। धीरे धीरे रात ढल गई। जैसे जैसे उजाला होता गया उसका शरीर गायब हो गया। सुबह अस्थियों को गंगा में विसर्जन कर दिया गया। उस दिन के बाद हमें कभी वो सपना नहीं आया, लेकिन मुझे अकेलापन महसूस होने लगा। मुझे पता नहीं क्या, पर मुझसे कुछ खो सा गया है, ऐसा लगने लगा हमें। ऐसी थी हमारी दोस्ती। उस रात गांव के पास शमशान से किसी ने मेरा नाम पुकारा, बिल्कुल मेरी माँ की आवाज़ में, जबकि मेरी माँ को मरे हुए पूरे 10 साल हो गए थे। बरसों बाद मैं अपने गांव लौट रहा था। शहर की चकाचौंध नौकरी करते करते मन ऊब गया था, इसलिए सोचा कुछ दिन उसी मिट्टी में बिताऊं जहां बचपन की सांसें बजती हैं। गांव वैसा था जैसा पहले था, बस सन्नाटा कुछ ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था। लोग कम बोलते थे और सूरज ढलते ही अपने अपने दरवाजे लोग बंद कर लेते थे। मेरे बचपन का घर शमशान के रास्ते पर था, वही रास्ता जहाँ से रात में गुजरना मना था। दादी कहा करती थी, उस राह पर आवाज़ें सच बोलती हैं, लेकिन बुलाती झूठ से है। तब मैं हंस देता था। आज दादी नहीं थी, लेकिन हंसी भी कहीं खो गई। पहली रात थी, नींद नहीं आई। खिड़की से पीपल के पेड़ को देखता रहा। उसी पेड़ पर कभी चुड़ैल लटका करती थी, ऐसा गांव वाले कहते थे। आधी रात को हवा चलने लगी, पत्ते सरसराने लगे और तभी किसी ने मेरा नाम दर्द भरी और थकी आवाज़ में पुकारा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज़ मेरी माँ की थी, वही अपनापन, वही थरथराहट। मैंने खुद को समझाया, पर आवाज़ फिर से सुनाई दी। इस बार साफ साफ सुनाई दी, बेटा बाहर आओ। मैं बिस्तर से उठ गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर घना अंधेरा था, पर रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा था। शमशान की ओर जाता हुआ रास्ता। हमारे कदम अपने आप बढ़ने लगे। तभी पीछे से किसी ने हमारी कलाई पकड़ ली। मत जा इस रास्ते पर। इस आवाज़ में डर था। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो हमारे पड़ोसी चाचा जी थे। धीमी और डरी आवाज़ में कहा, वो तेरी माँ नहीं है। सुबह सारे गांव में हलचल थी। चाचा ने बताया, पिछले 3 महीनों से कई लोग गायब हो चुके हैं। सबको किसी अपने की आवाज़ सुनाई देती है और सब शमशान की ओर जाते हैं। किसी की लाश आज तक नहीं मिली। मैंने तय किया, जो भी है आज खत्म कर दूंगा। रात को तेल का दिया, हनुमान चालीसा और माँ की टूटी हुई चूड़ियाँ निकाली। चूड़ियाँ माँ की पहचान थी। उन्हें पहनकर वो आखिरी बार मुस्कुराई थी।
शमशान पहुंचते ही ठंड बढ़ गई। धुआं जमीन से उठ रहा था। तभी सामने एक आकृति उभरी, मेरी माँ की। वही चेहरा, वही साड़ी, आंखें सूनी पर होठों पर मुस्कुराहट थी। वो डरावनी धीमी आवाज में बोली, आ गया बेटा। मैं डर से कांप रहा था। मैंने डरते डरते कहा, तुम मेरी माँ नहीं हो। उसने हंसते हुए गर्दन टेढ़ी की। हंसी में दर्द था और भूख भी। मैं वही हूँ जो यादों में जीता हूँ। उसने कहा, जो बुलाया जाए मैं वही बन जाता हूँ। मैंने चूड़ियाँ जमीन पर रख दी। अगर माँ होती तो मुझे बचाती, बुलाती नहीं। आकृति चीखी और हवा में एक काली लकीर बन गई। पेड़ झुक गए। धुएं से एक साया निकला, लंबा कंकाल सा। आंखों में आग। वही चुड़ैल, वही भूखी आत्मा जो अपनों की आवाज सुनाकर लोगों को बुलाया करती थी। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। आवाज लड़खड़ाई पर मैं रुका नहीं। दिया तेज जलने लगा। कुएं से जो साया निकला था वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। चुड़ैल चीख कर बोली, तुम्हारी यादें हमारी ताकत है। मैंने जवाब दिया, यादें सच भी दिखाती हैं। आखिरी चीख के साथ ही धुआं बिखर गया। शमशान शांत हो गया और मैं थककर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने मुझे बेहोश पाया। उस रात के बाद से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। रास्ता फिर से रास्ता बन गया। गांव के लोगों ने चैन की सांस ली और मैं कुछ दिन के बाद शहर फिर लौट आया। अब तक सब ठीक लग रहा था।